दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हंटर आयोग 1882। ये टॉपिक भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इसे आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। प्रश्न है, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थीं और इसका भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। 1882 में लॉर्ड रिम्पन के समय भारतीय शिक्षा आयोग बनाया गया, जिसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना था। नंबर पहला, विदेशी शिक्षा। सबसे पहली सिफारिश थी देशी शिक्षा को बढ़ावा देना। देशी स्कूलों को मान्यता और सहायता देने की बात कही गई। सरकार को इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तैयार करने के लिए कहा गया। प्राथमिक शिक्षा पर जोर। दूसरी सिफारिश थी प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना आम जनता के लिए। दूसरी सिफारिश थी प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, आम जनता के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना। गांव में स्कूल खोलने पर जोर दिया गया। तीसरा था स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी। तीसरी सिफारिश थी कि शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय संस्थाओं को दी जाए, जैसे नगर पालिका और जिला परिषद, ताकि शिक्षा का विकास तेजी से हो सके। चौथा था अनुदान प्रणाली। चौथी सिफारिश थी अनुदान प्रणाली को बढ़ावा देना। निजी और देशी स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। पांचवा था माध्यमिक शिक्षा। पांचवी सिफारिश थी माध्यमिक शिक्षा में सुधार। इनमें दो प्रकार की शिक्षा की बात की गई, एक व्यावसायिक और दूसरी सामान्य शिक्षा। शिक्षक प्रशिक्षण। छठी सिफारिश थी शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर। अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए प्रशिक्षण जरूरी बताया गया। सातवां था छात्रवृत्ति और सहायता। सातवीं सिफारिश थी गरीब छात्रों की सहायता देना। छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। महत्व देखेंगे, हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा को ज्यादा व्यवहारिक और व्यापक बनाया। इससे प्राथमिक शिक्षा को नया महत्व मिला और शिक्षा के विस्तार में मदद मिली। तो दोस्तों, हंटर आयोग 1882 की मुख्य बातें थी देशी शिक्षा को बढ़ावा, प्राथमिक शिक्षा पर जोर, और स्थानीय संस्थाओं को जिम्मेदारी और अनुदान प्रणाली। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वुड का आदेश पत्र 1854। ये टॉपिक भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसे आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो प्रश्न है, वुड के आदेश पत्र 1854 की मुख्य सिफारिशें क्या थीं और इसका भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। वुड का आदेश पत्र 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। नंबर फर्स्ट है शिक्षा का उत्तरदायित्व। सबसे पहली सिफारिश थी शिक्षा का जिम्मा सरकार का होगा। सरकार शिक्षा के विकास के लिए जिम्मेदार मानी गई। नंबर दूसरा था शिक्षा के उद्देश्य। दूसरी बात शिक्षा के उद्देश्यों की थी। इसका उद्देश्य था भारतीयों का मानसिक और नैतिक विकास, उन्हें पश्चिमी ज्ञान देना और उन्हें योग्य नागरिक बनाना था। नंबर तीसरा था पाठ्यक्रम। तीसरी सिफारिश पाठ्यक्रम से जुड़ी थी। यूरोपीय विज्ञान, कला और साहित्य को महत्व दिया गया, साथ ही भारतीय भाषाओं को भी स्थान दिया गया। नंबर फोर्थ शिक्षा का माध्यम। चौथी बात है शिक्षा के माध्यम की। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया गया और प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं को रखा गया। शिक्षा विभाग की स्थापना। पांचवी सिफारिश थी शिक्षा विभाग की स्थापना। हर प्रांत में शिक्षा विभाग बनाए गए ताकि शिक्षा को सही तरीकों से चलाया जा सके। नंबर 6 था विश्वविद्यालयों की स्थापना। छठी सिफारिश थी विश्वविद्यालय खोलने की। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। नंबर 7वां था अनुदान प्रणाली। 7वीं सिफारिश थी अनुदान प्रणाली। निजी स्कूल को भी सरकार की तरफ से सहायता दी जाने लगी। महत्व देखेंगे, वुड के आदेश पत्र ने भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। इससे शिक्षा का विस्तार हुआ और एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली विकसित हुई। तो दोस्तों, वुड के आदेश पत्र 1854 की मुख्य बातें थीं शिक्षा का जिम्मा सरकार, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का उपयोग, विश्वविद्यालयों की स्थापना और अनुदान प्रणाली था।
अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही आसान नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का स्थान। क्या आपको पता है कि आज हम जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी का इतना ज़्यादा प्रभाव है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा नाम है मैकाले। आज हम समझेंगे कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या स्थान है। आसान भाषा में प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का स्थान स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि मैकाले कौन थे। मैकाले एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने भारत की शिक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया। उनके आने से पहले भारत में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी। संस्कृति, अरबी और फारसी में पढ़ाई होती थी, लेकिन मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और कहा कि भारतीयों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाना चाहिए। नंबर 2, मैकाले के विचार। अब एक एक पॉइंट समझो। पहला है भारतीय भाषाओं का अपनापन। मैकाले को भारतीय भाषाओं का ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने कमतर बताया। पहला है भारतीय भाषाओं का अपमान। मैकाले को भारतीय भाषाओं का ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने अंग्रेजी को श्रेष्ठ माना। नंबर 2 है भारतीय संस्कृति का अपमान। उन्होंने भारतीय ज्ञान और संस्कृति को भी कम आंका, जबकि उस समय भारत में चिकित्सा, ज्योतिष और साहित्य काफी विकसित था। नंबर 3 था पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा। मैकाले का उद्देश्य था कि भारतीय लोग अंग्रेजी सोच और संस्कृति अपनाएं, यानी धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को पीछे छोड़ दें। नंबर 4 था ईसाई धर्म का अप्रत्यक्ष प्रसार। उन्होंने सीधे नहीं कहा, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के जरिए ईसाई विचारों को फैलाने की कोशिश की गई। नंबर 5 है शिक्षित और आम जनता के बीच दूरी। मैकाले की नीति से एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो अंग्रेजी जानता था लेकिन आम जनता से कट गया। निष्कर्ष तो दोस्तों, मैकाले का भारतीय शिक्षा में बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उन्होंने शिक्षा का ढांचा बदल दिया, लेकिन इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हुए। आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राच्य पश्चात विवाद। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसे आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। प्रश्न है, प्राच्य पश्चात विवाद के मुख्य कारण क्या थे और इसे कैसे समझा जा सकता है? प्राच्य पश्चात विवाद भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह विवाद इस बात को लेकर था कि भारत में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। विवाद का मुख्य कारण। इस विवाद का मुख्य कारण 1813 के चार्टर एक्ट से जुड़ा हुआ था। इस एक्ट में साहित्य और भारतीय विद्वान शब्दों का प्रयोग किया गया था। इन शब्दों की अलग अलग व्याख्या की गई थी। प्राच्यवादियों का मत। प्राच्यवादियों का मानना था कि भारतीय शिक्षा पारंपरिक होनी चाहिए। इसमें सांस्कृतिक, अरबी और फारसी भाषाओं को महत्व दिया जाना चाहिए। वे भारतीय सांस्कृतिक और परंपरा को बनाए रखना चाहते थे। पाश्चात्यवादियों का मत। पाश्चात्यवादियों का मानना था कि शिक्षा अंग्रेजी में होनी चाहिए। पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि भारत आधुनिक और विकसित बन सके। विवाद का परिणाम। इस विवाद के कारण शिक्षा नीति को केवल मतभेद इस विवाद के कारण शिक्षा नीति को लेकर मतभेद बढ़ गया। अंत में अंग्रेजी शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया और पश्चात शिक्षा प्रणाली लागू की गई। तो दोस्तों, प्राच्य पश्चात विवाद का मुख्य कारण था शिक्षा के स्वरूप को लेकर मतभेद था, जहां एक पक्ष पारंपरिक शिक्षा चाहता था और दूसरा पक्ष आधुनिक शिक्षा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसे आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य क्या थे?
पाठ्यक्रम और शिक्षण विद्या का वर्णन कीजिए। तो करेंगे हम। चलिए, मध्यकालीन भारत में शिक्षा को मुस्लिम शिक्षा या इस्लामी शिक्षा कहा जाता था। यह शिक्षा मुस्लिम शिक्षकों के समय विकसित हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक और व्यवहारिक ज्ञान देना था। उद्देश्य, सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्यों की। मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार करना था। छात्रों को कुरान और इस्लाम सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ साथ नैतिकता और अच्छे व्यवहार पर भी जोर दिया जाता था। छात्रों को प्रशासन और जीवन के लिए तैयारी किया जाता था। पाठ्यक्रम देखेंगे, करिकुलम। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। मुस्लिम शिक्षा में धार्मिक विषय प्रमुख थे, जैसे कुरान, हदीस और इस्लामिक कानून। इसके अलावा गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और भाषा भी पढ़ाई जाती थी। अरबी और फारसी भाषा का विशेष महत्व था। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। अब समझते हैं शिक्षण विधि। इस समय शिक्षा मकतब और मदरसों में दी जाती थी। शिक्षण मुख्य रूप से मौखिक होता था। याद करने और दोहराने पर जोर दिया जाता था। शिक्षक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से भी मार्गदर्शन देते थे। संस्थाएं, मुस्लिम शिक्षा में दो मुख्य संस्थाएं थीं। पहली मकतब, जहां प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। दूसरी मदरसा, जहां उच्च शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षा प्रणाली ने भारत में नई भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाया और ज्ञान के कई क्षेत्रों में विकास किया। तो दोस्तों, मुस्लिम शिक्षा के मुख्य भाग थे उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि, और इसका मुख्य लक्ष्य था धार्मिक और व्यवहारिक ज्ञान देना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था, और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी और वर्तमान शिक्षा में ये कहाँ तक उपयोगी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य परिचय की। प्राचीन भारत में शुरू में कोई व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली नहीं थी। बच्चे की शिक्षा उनके परिवार में ही होती थी। धीरे धीरे गुरुकुल प्रणाली विकसित हुई। प्राचीन भारत में शिक्षा दो भागों में बांटी गई है। पहली थी प्राथमिक शिक्षा और दूसरी थी उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा देखेंगे, परिचय। प्राथमिक शिक्षा पर ब्राह्मणों का पूरा नियंत्रण नहीं था, इसलिए इसका वर्णन कम मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में इसके संकेत मिलते हैं। प्रवेश और अवधि। हाँ, प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत लगभग 5 वर्ष की आयु में होती थी, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था। इसकी अवधि लगभग 6 वर्ष मानी जाती है। पाठ्यक्रम देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को वेद मंत्र सिखाए जाते थे। पहले उन्हें याद करना सिखाया जाता था, फिर पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। उसके बाद भाषा, साहित्य और व्याकरण पढ़ाया जाता था। उच्च शिक्षा, सामान्य परिचय। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। प्राचीन समय में उच्च शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। यह गुरुकुलों में दी जाती थी। आज के समय में उपयोगिता, अगर हम आज के समय से तुलना करें तो प्राचीन शिक्षा से हमें अनुशासन सीखने को मिलता है, गुरु का सम्मान करना सीखते हैं और आत्मनिर्भर बनाना भी सीखते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि प्राचीन भारत में शिक्षा दो भागों में थी, प्राथमिक और उच्च शिक्षा, और इसका उद्देश्य था संपूर्ण विकास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।